विज्ञान की इस विकास यात्रा में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। साइंस की हमारी इस लेक्चर सीरीज में हम फिजिक्स के पर्टिकुलर लेक्चर कर रहे हैं, जिसमें क्लास 10th की एनसीईआरटी का फिजिक्स के सेगमेंट में आज हम अंतिम लेक्चर करने जा रहे हैं, अंतिम चैप्टर फिजिक्स सेगमेंट का, दैट इज चैप्टर 14 क्लास 10th एनसीईआरटी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप जब एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं, कोल क्राइसिस की बात करते हैं, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने की बात करते हैं, आप जब इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक ग्रोथ और एनर्जी रिक्वायरमेंट को बराबर मेंटेन करने की बात करते हैं, बहुत से शब्दों को, बहुत सी प्रक्रियाओं को आप जनरलाइज मैनर में ले जाते हैं, जबकि जो ठीक नहीं। किसी भी एक देश की आवश्यकताओं को समझना ज़रूरी है, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आज लेवल क्या है ये समझना ज़रूरी है। उसके लिए अपनी कंट्री की इकोनॉमी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, इनको कंटिन्यू रखते हुए कितना का पॉसिबल है क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना, इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है। ऐसी बहुत सी बारीक शब्दावलियाँ, एनर्जियाँ, एनर्जी के क्राइसिस और अलग अलग तरीके एनर्जी प्राप्त करने के अलग अलग सोर्सेज, चाहे वो कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल दोनों हैं, हम इस चैप्टर और लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। कुछ बुनियादी सवालों से मैं करमदीप लेक्चर की शुरुआत करता हूँ। जो सवाल मैंने वहीं पर लिखे हैं, शुरुआत करते हैं। बोर्ड पे जो लिखा है उसको पढ़ा है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। चैप्टर की शुरुआत कुछ इस लाइन से होती है जो बड़ी महत्वपूर्ण लाइन थी। लिखा गया है कि द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल, पढ़ाया है आपको पिछले लेक्चर तक। आपको जब मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा रहे थे तो सारा कंसेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। 6वीं से 10वीं क्लास तक आए हैं, कोई मजाक तो नहीं, पढ़ाते पढ़ाते आए हैं। आंखों के नंबर से चश्मों तक होते हुए एक एक रे बना करके चीज़ें दिखाई हैं आपको, आगे नहीं चलें आगे। तो चलिए, टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इज कंजर्व्ड, ये लाइन महत्वपूर्ण है फिजिक्स की, हमें पता है। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर, बोलता तो रहा हूं मैं, क्या नहीं बोला मैंने कभी? बता दीजिए। जैसे कर करके दिखाया आपको, अगर मैं इस ऊंचाई से इस पेन को गिराऊं तो क्या होगा? ये ऊंचाई से पेन गिरा है तो क्या है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? और जैसे ये जमीन के साथ टकराया तो क्या होगा? नहीं, वो उस पर नहीं जाना अभी। ये जमीन पे जब टकराया तो क्या हो जाएगा? साउंड। ये जमीन पे जब टकराएगा तो क्या हो जाएगा? साउंड। लेकिन ये इतना भारी नहीं है, पर अगर मैं गेंद हाथ में पकड़ लूँ, गेंद ऐसे यहाँ से चला के मारूँ, काइनेटिक एनर्जी, हम जब वो दीवार पे लगेगी, गेंद को छूना, दीवार को छूना, थोड़ी गर्म हुई होगी, गरम, और एक क्या पैदा होगा साथ में? साउंड। तो देखो, इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, गिरा, साउंड में कन्वर्ट हो गई। और उसको जो मैंने एनर्जी ड्यू टू मोशन दिया, वो दीवार पे जाके लगा, हीट बॉल पे, और साउंड इस प्रकृति में, हीट और साउंड में कन्वर्ट हो गई। एनर्जी तो जो इसमें थी वो साउंड में अब आ गई, तो जितनी इसमें स्टोर थी निकल के साउंड की फॉर्म में प्रकृति में है। जो बॉल में थी वो हीट एंड साउंड की फॉर्म में प्रकृति में है। तो एनर्जी तो ऑलवेज उतनी ही है, टोटल एनर्जी। बात इतनी सी है कि इसके अंदर मान लीजिए कि 10 चावल के दाने हैं, इसमें से निकाल करके वो 10 चावल के दाने साउंड में डाल दिए, टोटल देखोगे तो टोटल चावल के दाने कितने? 10। टोटल एनर्जी तो ऑलवेज कंजर्व्ड रहती है कि नहीं? क्योंकि एनर्जी इसमें जो एनर्जी थी वो डिसिपेट हो गई ना। डिसिपेट कैसे हुई? साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड रहती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इज ऑलवेज कंजर्व्ड, तो फिर ये सिंपल सी कहानी है, ये लाइन पैदा होती है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड ही रहती है, उतनी रहती है। तो इसका मतलब ना और क्रिएट हो सकती है, ना फिर डिस्ट्रॉय हो सकती है। चावल के 10 दाने अलग अलग प्रकार में 10 ही रह जाएंगे। यहाँ से इसमें 10 थे, फिर साउंड में 10 आ गए, फिर साउंड आगे हो सकता है हीट में 4 और साउंड में 6 आ गए, 10। ये 10 ही रहने हैं, ना 11वां होना है ना 9 होने हैं। तो ना तो 11वां बने कि ना तो क्रिएट हो सकती है, और ना 9 होने हैं ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा कहते होंगे ना। कैन नीदर कह लो यार, नीदर लगा लेना, आसान करके बता रहा हूँ, आई बात समझ में। लेकिन जब यही कहानी थी भाई करमवीर कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती ना डिस्ट्रॉय, जब एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती तो बेटा एक बार एनर्जी आपके पास आ गई, फिर क्यों चिल्लम चिल्ली है कि एनर्जी का क्राइसिस है? अनंत काल तक इस्तेमाल करते रहो उसका। जो चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, जैसे ध्यान से देखा जाए
कमी किस चीज़ की है जो चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगी? आप परेशान किस बात से? ये बादल अभी हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, आप रो रहे हैं कि थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, रेन क्राइसिस। लेकिन जो चीज़ डिस्ट्रॉय ही नहीं हो सकती है तो उसको लेकर के चिंता कैसी? अनंत काल तक इस्तेमाल करते रहो, पेरेनियल इस्तेमाल करते रहो। जवाब दो इसका। जवाब आप ही से मांगा है बेटा, कानून के छात्र हो, बताओ। सवाल बनता है कि नहीं? सवाल बनता है ना? सवाल बनता है, ये पता होना आपको ज़रूरी है। जवाब मांगने का कारण यही होता है कि आपको ये पहले पता लग जाए कि ये कोई सवाल भी बनता है कि नहीं। जवाब जो मैं मांगता हूँ, मुझे जवाब नहीं चाहिए तुमसे, तुमको ये पता हो कि ये कोई सवाल भी है। ओके, इसका जवाब हम यहाँ से हम अपन बताते हैं। दूसरी लाइन यहाँ पर क्या लिखी है? एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। वो पता, साउंड, हीट, लाइट, एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर। अब आप फिर खुश हो रहे हैं, दिस इज बेस्ट। एक तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और एनर्जी कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। तो आप बड़े खुश हो रहे हैं कि फिर तो एनर्जी कभी अंत होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन एनर्जी क्राइसिस भी सत्य है। उस क्राइसिस के सत्य होने का कारण क्या है वो अपन अब जान लेते हैं। देखिए, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, लाइट चली गई और आपने मोमबत्ती जलाई। जब आपने मोमबत्ती जलाई तो वो मोमबत्ती क्या है? एक तरह से मोम और बत्ती सोचने वाली बात, उसके नाम में ही उसकी परिभाषा है। आप सोच रहे होंगे जैसे कोई पूछ रहे, मैंने कई बार ये सवाल कहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कहाँ हुआ है? पानीपत में ही हुआ है भाई। मोमबत्ती क्या है? मोम और बत्ती। मोमबत्ती अर्थात वो जो केमिकल, मतलब वो जो वैक्स है ना, उस वैक्स के रूप में आपने उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड कर दी है। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड, और जैसे ही आप उसको तीली लगा देंगे तो वो जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है इस वैक्स में, वो हीट एंड लाइट की फॉर्म में आने लग जाएगी। इस वैक्स में स्टोर्ड केमिकल एनर्जी के एक फॉर्म को आग लगाने के बाद हीट एंड लाइट की फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लिया आपने। डन है ना? बड़े खुश हो आप? वैक्स पिघल गई। अब मुझे उस कमरे में से वो हीट और लाइट को इकट्ठा करके वापस से मोमबत्ती बना के दिखाओ। इसमें केमिकल एनर्जी डाल के दिखाओ, वापस से करो, दिखाओ। है पॉसिबल? ये जो कमरे में बल्ब जग रहा है, ये हीट भी पैदा कर रहा है। इस हीट को कलेक्ट करके बल्ब जगा के दिखाओ। जगा सकते हो? ये जो लाइट में से बिजली गुजर रही है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपको क्या मिल रही है? लाइट, है ना? इस लाइट को इकट्ठा करके एक और लाइट जला के दिखाओ। नहीं पॉसिबल ना भाई, क्योंकि एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो आपके पास जो वो केमिकल की फॉर्म में एनर्जी उस वैक्स में स्टोर्ड थी, वो यूजेबल फॉर्म थी। वो कौन सी फॉर्म थी? यूजेबल फॉर्म। लेकिन जब आपने उसको बर्न किया कैंडल को, तो वो यूजेबल फॉर्म की एनर्जी अनयूजेबल फॉर्म्स ऑफ हीट एंड लाइट में डिसिपेट हो गई। और उस अनयूजेबल फॉर्म में अब जो एनर्जी है, एनर्जी तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट साउंड में, जब आप ऐसे देखेंगे तो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, बट यूजेबल एनर्जी अनयूजेबल फॉर्म में आ चुकी है। अब उस अनयूजेबल एनर्जी को टैप करके अपन उसे वापस यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए सामर्थ्यवान नहीं है। ये है एनर्जी क्राइसिस। और इस तरह के यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि इन यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी के सोर्सेज लिमिटेड हैं, इसलिए एनर्जी का क्राइसिस है। एनर्जी तो जो है टोटल वो तो कंजर्व्ड है, आई बात समझ में, बट वो एनर्जी यूजेबल और अनयूजेबल फॉर्म्स में है। उसे यूजेबल फॉर्म में प्राप्त करने हेतु आपको उसका एक ऐसा सोर्स चाहिए। जैसे इस कमरे में आपके पास थी वो कैंडल। जैसे आपने एक कमरे में दूध गर्म करके रख दिया, चलो दूध मत गर्म किया करो, पानी गर्म करो। पानी गर्म कर दिया अनुरीत 75 डिग्री सेल्सियस पे, और फरवरी एंड में पंजाब का टेम्परेचर कितना होता होगा कमरे का? हैं? कितना? 25 75 डिग्री सेल्सियस वाला पानी 25 डिग्री टेम्परेचर पे रख दिया, क्या होगा भाई करणदीप? नतीजा क्या निकलेगा? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है?
हैं एंड ठंडा हो जाएगा। सही बात। ठंडा कैसे हुआ? वो उसने अपनी हीट लूज कर दी, यानी कि उसकी एनर्जी डिसिपेट हो गई। तो अब वो जो उसके भीतर की एनर्जी थी वो किस फॉर्म में डिसिपेट हुई? हीट। चारों दिशाओं में हीट रेडिएट हो गई ना। अब आप आए खेल कूल के, आपको वापस से पानी 75 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है, कमरे से वो हीट पकड़ के पानी में डाल के गर्म कर सकते हो? नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन एक काम कर सकते हो, वापस से उस पानी को पकड़ करके गैस चूल्हे पे चढ़ा करके एलपीजी ऑन करके चला करके गर्म कर लोगे, क्योंकि वो जो आपके पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, वो एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का जो यूजेबल सोर्स है। उससे आपने फिर से फ्लेम्स ऑन करके, फायर फ्लेम्स, उससे आपने वापस से हीट प्राप्त कर ली। आई बात समझ में? दूसरा तरीका कोयला जला लेते, तीसरा तरीका लकड़ी जला लेते। ये लकड़ी, ये कोयला, ये एलपीजी, ये नेचुरल गैस, ये डीजल, ये पेट्रोल, ये यूजेबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। आई बात समझ में? ये कौन है? यूजेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड है। एनर्जी तो टोटल जो है वो कंजर्व्ड ही है, एनर्जी की नहीं कमी, सोर्सेस लिमिटेड है। तो फिर हमें देखना पड़ेगा ना कि सोर्सेस का यूज कैसे हो। सोर्सेस कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल हमने बना रखे हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज जो हमेशा से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, बताएंगे उनके बारे में, और अनकन्वेंशनल जो अब हम इस्तेमाल में लाना चाह रहे हैं, जो कन्वेंशनल से अलग हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सुबह उठने से लेकर के शाम तक आप मुझे बताओ, आप कई तरह की एनर्जी का प्रयोग करते हो जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आती है। कई तरह की एनर्जी का यूज़ करते हो जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आती है। बताओ कितने तरह की एनर्जी का यूज़ कर रहे हो? टेल मी। जब सुबह उठते हो सबसे पहले उठते हो क्या करते हो? सबसे पहले बेडशीट उठाते हो ना। सबसे पहले क्या करते हो? बेडशीट उठाते हो, उठते हो बेड से, किसका यूज़ कर रहे हो? मसल पावर। किसका यूज़ कर रहे हो? मसल। तो एक्चुअली में जिस एनर्जी के दम पर आपने वो उठाया बेडशीट और आप चलना शुरू हुए, वो एनर्जी कहाँ से आ रही थी? मसल से, मस्कुलर एक्टिविटी से। कहाँ से आ रही थी? मस्कुलर एक्टिविटी से, मसल से आ रही थी। डन। चलो, जिस गाड़ी में बैठ करके काम पे गए, वो गाड़ी के चलने के लिए जो उसको एनर्जी मिल रही थी वो कहाँ से मिल रही थी? डीजल से। कहाँ से मिल रही थी? डीजल से। वो गाड़ी पे बैठ करके दफ्तर पहुँचे या स्कूल पहुँचे और वहाँ पर पंखा चल रहा था, वो पंखे को एनर्जी कहाँ से मिल रही थी? इलेक्ट्रिसिटी से। कहाँ से मिल रही थी? इलेक्ट्रिसिटी से। तो आपने दिन में कई काम किए, कभी आपने एनर्जी मसल से ले ली, कभी आपने एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से ले ली, कभी आपने एनर्जी डीजल से ले ली। ये आप क्या कर रहे हो? फिर क्या कर रहे हो? आप अलग अलग तरह के कार्य करने के लिए अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग सोर्सेस से एनर्जी ले रहे हो कि नहीं? लेकिन इन सबको अगर मैं एक वर्ड में काउंट कर लूँ, सबको एक ही वर्ड दे दूँ मैं, अगर वन वर्ड, तो वो वन वर्ड फ्यूल नहीं हो सकता। वो वन वर्ड फ्यूल नहीं हो सकता। इट इज़ अ फ्यूल। आपका हर कार्य करने के लिए देयर इज़ अ फ्यूल। वो फ्यूल आपकी गाड़ी के लिए कौन था? डीजल। आपकी गाड़ी के लिए वो फ्यूल कौन था? डीजल। आपके घर की लाइट जलाने के लिए वो फ्यूल कौन था? इलेक्ट्रिसिटी। और आपके शरीर, आपके सारे काम करने के लिए शारीरिक रूप में वो फ्यूल कौन था? आपकी मस्कुलर पावर, द मैकेनिकल पावर, जो कि आपकी बॉडी में कहाँ से आई? केमिकल। किसकी वजह से आई? केमिकल पावर। तो उसका सोर्स क्या है? केमिकल। तो ये सारे फ्यूल ही हैं। तो फ्यूल फॉर द बॉडी क्या है? व्हाट इज द फ्यूल फॉर द बॉडी? फूड। आप ऐसा लाइन बोलते हो ना कि फूड इज द फ्यूल फॉर द बॉडी। वर्ड हमने यूज किया फ्यूल। क्यों यूज किया वर्ड फ्यूल? दैट फ्यूल is the source of energy to perform work. Fuel is the source of energy to perform work. That is indhan. That is
wood for the purpose of cooking, for the purpose of lighting, for the purpose of fire. What is that? Wood is fuel. So that's why we will call the fuel wood. क्या कहेंगे उसको अपन? फ्यूल वुड बोलते हैं ना, वो काम कर रही है ना वुड। और उसी वुड से अपन एक और चीज़ डेवलप कर सकते हैं, अगर हम उसके अंदर का वाटर और मॉइस्चर कंटेंट सारा उड़ा दें इस तरह की लो ऑक्सीजन कंडीशंस के अंदर, तो वुड विल बी कन्वर्टेड इनटू द चारकोल। तो नाउ द चारकोल इज द फ्यूल। इसके अलावा व्हाट इज द सोर्स ऑफ द फ्यूल? शादियों विवाहों में या पूजा अर्चना में ऑलवेज इस्तेमाल होने वाला कपूर, कैम्फर। कपूर इस्तेमाल करते हैं, मुश कपूर। आग लगानी होती है जब कहीं पे, तो कपूर की क्यूब्स फेंक देते हैं, फ्यूल। तो वो जो आप उसको कहते हैं वेटर को कि भाई सब्जी गर्म नहीं, वो क्या कहता है? फ्यूल खत्म हुआ है नीचे। तो फटाफट बुला के क्या करता है? कपूर की कुछ टेलियाँ डाल देता है, जल पड़ता है। इट्स फ्यूल। इस फ्यूल से आपको क्या मिली? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फायर। और फायर से क्या मिली? हीट एनर्जी। तो भोजन क्या हो गया? गर्म। आई बात समझ में? आपको मसल से क्या मिली? मैकेनिकल एनर्जी। उसकी वजह से आप क्या कर पाए? लोकोमोशन, काम। आपको पेट्रोल से, डीजल से क्या मिली? एनर्जी, जिसकी वजह से आप क्या कर पाए? केमिकल एनर्जी के दम पर मैकेनिकल वर्क हो पाया, गाड़ी चल पाई। तो ये सारे कौन है? ये फ्यूल। तो फ्यूल को हम क्या कह सकते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं ना। वी कैन कॉल फ्यूल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो योर फ्यूल इज योर सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ द एम इज you have to identify, you have to select fuel. You have to identify and you have to select fuel, that for which kind of work, what type of fuel do you need. आपको किस तरह के फ्यूल की नीड है, यही महत्वपूर्ण चीज़ है। और अगर ये फ्यूल ही सोर्स ऑफ एनर्जी है तो दैट फ्यूल मस्ट बी क्लीन फ्यूल। दैट फ्यूल मस्ट बी क्लीन फ्यूल। सो दैट एनर्जी का सोर्स मस्ट बी क्लीन। तो घरों में सरकारें बड़ी तेजी से जो फ्यूल वुड से चलने वाले चूल्हे हैं उन्हें रिप्लेस कर रही हैं एलपीजी बेस्ड गैस चूल्हों से, क्योंकि एलपीजी एज अ फ्यूल इज फार मोर क्लीनर देन द वुड एज अ फ्यूल, देन वुड एज अ फ्यूल। So which is more clean source of or good source of energy, wood or LPG? LPG is the good source of energy in that case, but it is only according to the cleanliness. There are many other factors. Now question is आपको source of energy select करना है और वो source of energy good होना चाहिए, good done। बड़े झोल है इसमें करंदी, पता क्यों? घर में आप जो रोज खाना बनाने के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हो, पानी गर्म करने के लिए बाथरूम में एक सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हो, और सर्दियों में अपनी बॉडी गर्म करने के लिए रूम हीटिंग के लिए एक और सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हो। देख लो, अलग अलग कामों के हिसाब से सोर्स ऑफ एनर्जी बदल रहा है एक ही घर के अंदर। और आप ही उसी घर के अंदर जो मोबाइल चलाने के लिए एक और ही सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हो। इसके अंदर क्या है? सेल, इलेक्ट्रोलाइट्स, केमिकल। यू आर यूजिंग अ डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। यू आर यूजिंग बैटरी चार्ज करते हो ना, गीज़र के लिए बिजली, रूम हीटर के लिए बिजली, खाना बनाने के लिए एलपीजी, मोबाइल के लिए बैटरी। अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग गैजेट्स के मुताबिक, अलग अलग इक्विपमेंट और टूल्स के मुताबिक सोर्सेस ऑफ एनर्जी कितने बदल गए। आपको पता भी है सुबह से रात तक आप ही के घर के अंदर कितने अलग अलग सोर्सेस ऑफ एनर्जी आ रहे हैं सुबह से शाम तक। लेकिन सबसे ले क्या रहे हो आप? एनर्जी। हम कैसे पहुंचे इस नतीजे तक आज दिन तक करणदीप कि हमें किन किन चीज़ों को किन कामों के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी बना लेना चाहिए? कितनी मेहनत लगी होगी इस नतीजे तक पहुंचने में, कितने युग, कितनी पीढ़ियां खप गई इस चक्कर में, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया। रातों रात कैसे पलट दें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रातों रात कैसे पलट दें। बातें बड़ी अच्छी लगती, सोलर, जियोथर्मल। 400 साल के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फलस्वरूप
हम लोग कोल और पेट्रोलियम बेस्ड साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स डेवलप कर चुके हैं। ये कारण है हमारी उस पर इतनी निर्भरता का, जबकि सामने दूसरे ऑप्शन पड़े हैं, क्योंकि उसको फैसिलिटेट कराने के लिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? दैट विल फैसिलिटेट द transformation from this conventional to the unconventional fuel. But how can you conclude that how will you transform? For that you have to understand the basic criteria, that how will you select the good source of energy, that is fuel. It is many factors are working behind that. बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं ये सेलेक्ट करने में कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। ऐसे ही नहीं बात होगी। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। लेट्स सी। सो पहले लिखा था टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इज कंजर्व, देन द एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर। Energy in the usable form is dissipated to the surroundings in less usable form. Hence, any source of energy we use to do work is consumed and cannot be used again. एक बार लकड़ी जला करके इस्तेमाल कर ली, लकड़ी की राख से दोबारा कुछ कर लोगे इस्तेमाल? बताओ। क्योंकि वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी आपने जो यूज़ किया है वर्क करने के लिए, वो कंज्यूम हो गया है। सोर्स ऑफ एनर्जी लकड़ी कंज्यूम हो गई, मोमबत्ती कंज्यूम हो गई एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। अब वो जली लकड़ी और जो जब जल चुकी मोमबत्ती दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अब आप चला के दिखाओ कि वो मोम इकट्ठी करके नीचे से उसमें बत्ती घुसेड़ के, माचिस की तीलियाँ या कुछ भी घुसेड़ के दोबारा यूज़ कर लूँ। गेम मोम का नहीं था, मोम तो मात्र एक जरिया था जिसमें हमने केमिकल एनर्जी धारण करवाई थी। मोम तो मात्र एक जरिया था, मोम थोड़ी ना जलती है। मुंह में जलाने बैठ जाना, मोम तो जलाने जाओगे पिघल पिघल के नीचे गिर जानी, उसके अंदर का फ्यूल उड़ा बैठे हो। आई बात समझ में? दैट इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह से जिंदगी चलती। पीछे आई थी ना बड़ी सारी वो पेपर लिपटी हुई मोमबत्तियाँ, पता नहीं क्या क्या होने लगा था। लोगों को लगा कि भाई बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया काम करेगी ये मोमबत्ती, जल्दी खत्म नहीं होती, फलानी टमकानी, उसमें से मोम फटाफट निकल जाती है। लगे मोम इकट्ठी कर करके दोबारा जलाने, जला लो फिर, है कि नहीं? ये बिल्कुल वैसे टिश्यू पेपर की तरह है। पहले वाले टिश्यू पेपर के ऊपर आपने डिओड्रेंट के स्प्रे मारे हैं, सूंघ सूंघ के ख़त्म कर दिया। टिश्यू पेपर को बचाने से क्या होगा? उसमें डिओड्रेंट तो है ही नहीं, अब सूंघोगे तो वही आएगा उसमें से। बात को समझो। मोम तो एक कैरियर है, वैक्स इज़ अ कैरियर। वही वैक्स आप घर में कई तरह के फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको थोड़ा ना जला लोगे, जला के देख लेना, बंद कर ये कन्फ्यूजन है बेटे अतुल। इन सब कन्फ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। पढ़ाई में दोबारा हुआ है आज, थोड़ा अनजानी सी लग रही है ना चीज़ कि भाई क्या चल रहा है एकदम से। कौन से टॉप पे गए थे? नथू टॉप, पटनी टॉप। पटनी टॉप के बाद आज सीधा ही ग्राउंड फोकस। टॉप भी देखो कौन से आते, पत्नी पत्नी है कि पटनी है। सो व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? बेटे we need to know how do we select the source needed for obtaining the energy in its usable form. ये अपन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ काम बताए गए हैं आपको, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा। कंसिडर द वेरियस ऑप्शंस वी हैव व्हेन वी चूज अ फ्यूल फॉर कुकिंग आवर फूड। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, चुनो खाना पकाने के लिए हमारे पास वेरियस ऑप्शंस कौन से हैं? दिमाग में रख लो सवाल। व्हाट आर द, ये तो ऑप्शंस, ये ऑप्शंस आपके पास। आप मेरे घर में आए, मैं 4 ऑप्शन रख दिए। एक आपके सामने मैंने हीटर रख दिया, एक आपके सामने मैंने चारकोल रख दी, एक मैंने लकड़ी रख दी, एक मैंने आपके सामने स्टोव रख दिया, स्टोव, और एक मैंने आपके सामने सिलेंडर रख दिया। मैंने आपको बता दिया। आप कह रहे हैं ओके आई एम हैविंग ऑल सच ऑप्शंस टू कुक फूड। हाँ, स्टोव जला लो, चारकोल जला लो, लकड़ी जला लो, LPG जला लो, हीटर जला लो, चला लो जो जलाना। ये है ऑप्शंस। अब आप आएंगे, आप कहेंगे नहीं, आई हैव सम क्राइटेरिया, आई हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। दैट इज व्हाट आर द क्राइटेरिया यू वुड कंसीडर व्हेन ट्राइंग टू कैटेगराइज समथिंग एज गुड फ्यूल। देन यू विल थिंक कि नहीं, लकड़ी नहीं, धुआं धुआं हो जाएगा, पूरा पूरा धुआं धुआं, और टाइम बहुत लगेगा पकने में। हीटर नहीं, बिजली का बिल बहुत फूकेगा, बहुत ज़्यादा, और लोड भी उतना नहीं है घर में अभी तो। स्टोव नहीं, कहाँ लगा रहूँगा मैं, बहुत टाइम लेगा ये तो, बहुत ज़्यादा। सारा कर करा के आप पता कहाँ आएंगे?
LPG इज गुड। तो ये एक निष्कर्ष, यू हैव मैनी ऑप्शंस, बट सेलेक्ट कैसे किया कि कौन सा करना है यूज़? कोई क्राइटेरिया होता है ना, देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया देखते हैं अपन। ओके, AC चलाओ बेटा, फ्यूल जलाओ। ओके जब आ रही है बिजली तो फिर क्या करें? और आपकी सरकार 300 यूनिट आपको पता ही है, फिर हैं भगवंत मान जिंदा रहे। चलो, वुड योर चॉइस बी डिफरेंट इफ यू लिव्ड? अब वो देखो, वो आपको आपके थॉट प्रोसेस को चला रहा है, कह रहा है कि आपकी चॉइस अलग हो जाएगी, आपके पास सारे ऑप्शन हैं पर आपकी चॉइस अलग हो जाएगी इफ यू लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। आप फॉरेस्ट में रहते हैं, इन अ रिमोट माउंटेन, ध्यान से सुनना, एक ऑप्शन, इन अ रिमोट माउंटेन विलेज एंड और स्मॉल आइलैंड। रिमोट माउंटेन विलेज कटा इलाका, और आइलैंड कटा हुआ इलाका, या तो जंगल में हो या कटे इलाकों में हो। यहाँ पे आइलैंड या माउंटेन रिमोट, इसे फॉरेस्ट से कंपेयर नहीं कर लेना, मतलब ये बस कटा हुआ है, पर हमने नहीं कहा ये कि फॉरेस्ट एरिया है। कई कटे हुए रिमोट, कई स्मॉल आइलैंड होते हैं छोटे छोटे, मालदीव्स है तो है, मुंबई भी आइलैंड ही था। ओके, तो 2 ऑप्शन। तीसरा, इन न्यू दिल्ली, और चौथा, लिव्ड 5 सेंचुरीज अगो, आज से 500 साल पहले। ये चारों चीज़ें आपके निर्णय को प्रभावित करेंगी कि नहीं करेंगी? जब आप न्यू दिल्ली में हैं, जंगल है वहाँ पे, चुनने बिनने को लकड़ी है, बताओ मुझे। दूसरा, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मतलब कैपिटल सिटी है भारत की, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, इवन सप्लाई डल के घर तक पाइपलाइन आ रही होगी LPG की, घर तक पाइपलाइन आ रही होगी LPG की। धुआं करने की अनुमति नहीं, ऑलरेडी मेट्रोपॉलिटन, ऑलरेडी व्हीकुलर एमिशंस, इंडस्ट्रियल एमिशंस इतने हैं कि NGT और सरकारों के मुताबिक, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक एमिशंस के नॉर्म्स बड़े सख्त हैं। जहाँ घर से धुआं उठानी, दर पकड़ लेंगे आकर के, तो कूड़ा जलाने की अनुमति नहीं है। वहाँ बैठे लकड़ी और बैठे लाण डाल के दारू, मतलब खींच के ले जाएंगे बेटा, समझ में आई बात? दैट इज़ नॉट द सिस्टम। तो दिल्ली में मेरे बच्चे कौन सा फ्यूल जलाओगे फिर? क्या क्राइटेरिया होगा? छोटे छोटे कमरों में रह रहे हो, क्या जलाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा कमरों में घुसे हुए हो, आर्थिक कमजोरी है और आइडेंटिटी प्रूफ ना होने पाने की वजह से सिलेंडर इशू नहीं हो पा रहा है, LPG सिलेंडर की कॉपी नहीं बन पा रही है, तो एक उपाय रहता है वहाँ के लोगों के लिए। वो क्या है? छोटा वाला सिलेंडर जिस पे फिट रहता है चूल्हा, हैंडी, जो गाड़ियों में लेके घूमते रहते हैं लोग ट्रिप पे। दूसरा, स्टोव। तो अक्सर देखना कमरों के जो वो रहती हैं बनेरे, उन पर चढ़ा के रखे होते हैं स्टोव, नीले नीले रंग के, फिर उतारते हैं, 2 लगा लेते हैं इकट्ठे, क्योंकि केरोसिन मिल जाता है, तो केरोसिन डाल के स्टोव चलाओ। तो ज़्यादातर जो प्रवासी हैं, जो फैक्ट्रियों या इधर उधर काम कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादातर आसान रहता है स्टोव जला के खाना बनाते हैं। लेकिन जो सेटल्ड हैं, कॉपी बनी हुई है LPG की, सारा मामला सेट है, वो क्या कर रहे हैं बताओ? LPG इस्तेमाल कर रहे हैं, सप्लाई डली हुई है, सर्विसेज आती हैं, डेवलप्ड सिटी है, क्लीन फ्यूल एक्सेस है, और कॉस्ट वाइज बिल्कुल रीजनेबल पड़ता है बाकी सबसे। केरोसिन वाला जुगाड़ महंगा पड़ जाएगा, वो कॉस्ट वाइज सबसे महंगा, सबसे सस्ता पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़, और डेवलप्ड हो अगर, पक्के फिट करके बनाए हुए हैं, तो बड़े भयंकर भव्य ओवन, माइक्रोवेव ओवन या इंडक्शन चूल्हे, इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो कैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हो? इंडक्शन कर रहे हो, LPG इस्तेमाल कर रहे हो, माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल कर रहे हो, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन में हो, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, उनकी रिपेयर और मैनेज मेंटेनेंस है, और सस्ती दरों पर वो मिल रहा है, आपको प्राप्त हो रहा है, और आपके पास सामर्थ्य है उसे खरीद पाने का। दिल्ली में फ्यूल इस्तेमाल करने के निर्णय बदल गए कि नहीं? अब आ जाओ मेरे साथ जंगलों में, फॉरेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेस्ट? व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेस्ट इन दिस केस? मुख्य धारा के साथ जुड़ नहीं पाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां नहीं पहुंचा है, सड़कों का जाल उतना बिछा नहीं, तो रेगुलर सप्लाई ऑफ ट्रक्स, गोडाउन्स ऑफ LPG सिलेंडर्स नॉट अवेलेबल, रेगुलर सप्लाई ऑफ ट्रक्स आर नॉट अवेलेबल। आइसोलेटेड पॉकेट्स में होने की वजह से बाहरी लोगों से थ्रेटेंड भी रहते हैं वो, तो खतरा भी बना हुआ है, गाड़ियाँ आ जा भी नहीं रही उस लेवल पर। फिर भी मान लो कि वैसा क्षेत्र नहीं है, खतरा नहीं है, फिर भी नेटवर्क डेवलप नहीं हुआ। और एबंडेंट में क्या अवेलेबल है आसपास, कहाँ रह रहे हैं? एबंडेंट अवेलेबिलिटी किस चीज़ की है?
गिरे हुए पत्तियों की, पत्तियां, बेअंत पत्तियां, गिरी हुई लकड़ियां, लगी हुई सूखी लकड़ियां, कई तरह की ग्रासेस, ये अबंडेंट अवेलेबल है, पत्ते, ग्रास, ये सब कुछ अबंडेंटली अवेलेबल है। तो व्हाट यू विल डू, यू आर फॉरेस्ट ड्वेलर, हंटिंग गैदरिंग करते हो, चुन बिन के खाते पीते हो। ये तो लाइफ स्टॉक रियरिंग भी नहीं करते कि काऊ डंग बना ले, गच्चा खा जाते ना। अगर ये सोच रहे होते विलेज होता तो विलेज होता तो कहानी बदल जाती। मैं बात फॉरेस्ट की कर रहा हूँ। ये तो मवेशी भी नहीं रखते परमानेंट, लाइफ स्टॉक रियरिंग भी नहीं कर रहे, डोमेस्टिकेशन उस तरह से एनिमल का नहीं। तो ये भी नहीं कि गोबर के उपले बना ले, मतलब काऊ डंग, वो पाथियाँ पंजाबी से कहते हैं आप, तो उनके पास अबेंडेंटली अवेलेबल है। कहते हैं लकड़ी माल पूरा ओके रिपोर्ट। तो कितना कितना समय उनका चला जाता है लकड़ियाँ चुनने मुनने में। इस वजह से उनके फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ क्लैशेस भी होते रहते हैं। तो हम अक्सर बात करते हैं ना कि उनको फायरवुड फ्यूलवुड पे अधिकार देना चाहिए। रोशनी करने के लिए भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ना तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन लाइंस वहाँ तक पहुँची हैं, ना तो उन क्षेत्रों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाया है, ना ही ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के नेटवर्क उस स्तर पर पहुँचे हैं, और ना ही वो लोग मुख्य धारा के साथ मिल पाए हैं, उनका विकास उस स्तर पर। तो मॉनिटरी इकोनॉमी उतनी एंटर ही नहीं कर पाई। और जब उनके पास कोई मॉनिटरी सिस्टम के लाइवलीहुड के सोर्सेज ही नहीं, तो वो बिल वगैरह की पेमेंट भी मॉनिटरी सेंस में कैसे करेंगे। अब एलपीजी और बाकी कंपनियां उनको ये सब सर्विसेज देके बदले में उनसे कंद मूल और फल तो लेगी नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा, तरीका क्या है, लकड़ी जल रही है। वो कितने फैक्टर होते हैं समझ में आ रहा है। एक सोर्स ऑफ एनर्जी, एक फ्यूल चुनने के लिए कितने, इससे दिमाग चलेगा तुम्हारा, तब तुम उन डिबेट्स में घुल मिल पाओगे। एनर्जी क्राइसिस जैसी बातें में पूरी उपयोगिता के साथ उत्तर दे पाओगे। चलो बदलते हैं। 500 साल पहले होते अगर तो क्या होता। 500 साल पहले नगर में रह रहे हो, नगर, 500 साल पहले मुगलों के लिए लाल किले दिल्ली, शहर हब में बैठे हो दिल्ली में। 2022 की दिल्ली, 500 साल पहले की दिल्ली। चला लो एलपीजी, चला लोगे इंडक्शन ओवन, वो तो शहर में। दिल्ली क्या था, राजधानी, दिल्ली शहर था। लेकिन कहाँ खड़े हो आप, समय में कहाँ खड़े हो, 500 साल पीछे। मतलब किस में पीछे खड़े हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पीछे खड़े हो, साइंस टेक्नोलॉजी में पीछे खड़े हो। साइंस टेक्नोलॉजी का विकास नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी का विकास नहीं तो डाइवर्स सोर्सेज ऑफ एनर्जी डेवलप ही नहीं हो पाए अपन से। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का तरीका ही नहीं, तो इंडक्शन कहाँ से चलेगा। बिजली नहीं आएगी तो माइक्रोवेव कहाँ से चलेगा। माइक्रोवेव कलेक्ट करने का तरीका ही नहीं। ओवन कोई मजाक है, अंदर माइक्रोवेव चल रही है, ऐसे को माहौल तो ना चल रहा है। तो क्या बच रहा है अपने पास, वही वुड ऑयल, देवदार सिदार के पेड़ के अंदर से निकलने वाले वो तेल, उनसे मशाले जला लेंगे, उनमें घास लकड़ी कपड़ा भर के उनमें मसाले जला लेंगे। और खाना पकाने का क्या है, वो अकबर की रसोइयाँ और सबकी रसोइयाँ क्या देखिए, बड़ी बड़ी क्या पट्टियाँ, उनमें क्या जल रही हैं, लकड़ियाँ। मजबूर हो बेटा, लकड़ी ही जलाओगे और क्या जलाओगे बताओ। पाथियाँ पूथियाँ, गोबर उपले, ये वो गन्ने गुन्ने के रेजिड्यू, मतलब जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स के रेजिड्यूज़ हैं, जो भी काऊ डंग वगैरह से मिल रहा है, और जो वुड मिल रही है, बस ये सोर्सेज। क्योंकि आप उसी दिल्ली में 500 बरस पहले बैठे हैं। तकनीक नहीं है, विज्ञान नहीं है, इसलिए नए नए साधन विकसित नहीं कर पाए आप। ओके, दैट्स ऑल। लेकिन अब 2022 में ही एक रिमोट माउंटेन पे बैठ गए जाके, लेकिन लिखा क्या हुआ है, विलेज। विलेज है ये फॉरेस्ट से अलग है। रिमोट है तो क्या हुआ, है तो विलेज। किसने कहा भेड़ें नहीं रख सकते, बकरियां नहीं रख सकते, भेड़ बकरियां। किसने कहा भैंस नहीं रख सकते, गाय नहीं रख सकते। रिमोट माउंटेन विलेज है, एक से एक खूबसूरत बुग्याल होते हैं वहाँ पे, घास के मैदान जिनमें पशु चर सकते हैं। क्या करते रहते, गुज्जर बकरवाल ये सारे कहाँ कैसे ले लेते हैं वहाँ पे, एक्सटेंसिव ग्रासलैंड, वो स्टेपे ग्रासलैंड। तो इसकी वजह से फिर उनके जीवन शैली में क्या चीज़ें आ जाएंगी, उनके फ्यूल में भी हो सकता है कि घर के स्तर पर तैयार किए गए बहुत से फ्यूल हो। आई बात समझ में। तो लकड़ियों का इस्तेमाल होगा, लेकिन जानवरों से मिल रहे जो एक्सक्रीटा है उससे भी बेअंत पैमाने पर फ्यूल प्रिपेयर करेंगे। ओके, लेकिन फॉरेस्ट डेवलपर ये नहीं कर पा रहा था। पर लिखा क्या है, रिमोट विलेज।